हाँ जी बच्चों, देखिए जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और एक केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है। देखिए ये जो टर्म है केमिकल रिएक्शन, ये शब्द आपने ऐसा नहीं है कि जीवन में आज पहली बार सुन रहे हो। केमिकल रिएक्शन शब्द आपने लाइफ में इससे पहले किताबों में और अपने घर में या अपने स्कूल में टीचर्स या पेरेंट्स के माध्यम से ज़रूर इस शब्द को सुना होगा। केमिकल रिएक्शंस हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जिनके बगैर कहीं कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो हमारा ये प्लैनेट हो या यूनिवर्स में कहीं पर कोई भी प्लैनेट हो, कहीं पर कोई भी लाइफ हो, उसका बेसिस एक ही चीज़ होगी, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, कहीं पे भी आप चले जाइए, प्लांट्स में चले जाइए चाहे एनिमल्स में, विदाउट केमिकल रिएक्शन नथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे आसपास ही हैं। हम उनको आसपास से भी फील कर लें तो भी हम बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं केमिकल रिएक्शन को फील करने के लिए, समझने के लिए। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का मतलब है वो आपकी बॉडी में केमिकली रिएक्ट करेगा। बिना केमिकल रिएक्ट के आपको एनर्जी कहाँ से देगा? उसको तो रिएक्ट करना ही होगा। इवन आप जब खाना खाना शुरू करते हैं तो भी आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। आपको अगर कोई भूख लग रही है तो वो भी एक केमिकल चेंज का ही नतीजा है। आपको खाना खाते वक्त अगर कोई डकार आ गया है वो भी केमिकल रिएक्शन का ही नतीजा है। मैं अगर बोल भी रहा हूँ तो भी मेरी बॉडी में केमिकल चेंजेस शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही आएगी। तो केमिकल रिएक्शन हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बॉडी से ही इतने एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन मैं आइज़ भी ब्लिंक कर रहा हूँ तो भी मेरी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा। आपको आइज़ की ब्लिंकिंग की इंपॉर्टेंस पता होगी कि आइज़ जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आइज़ मॉइस्टन्ड होती हैं, हमारी आइज़ को मॉइस्चर मिलता है, नमी आती है। और जब हमारी आइज़ को नमी मिलती है तो हमारी आइज़ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, और जब हमारी आइज़ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं तो एक तरह से आपकी आइज़ को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसने रिएक्ट करना है। आपने नोट किया होगा इन 2 सालों में कि इन 2 सालों में आपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तो जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारी आइज़ की ब्लिंकिंग रेशो स्लो हो जाती है। आप आइज़ को कम ब्लिंक करते हो। और जब कोई गेम खेल रहे हो पबजी टाइप, जिसमें एक भी इधर से उधर हो गया तो आउट, तो आइज़ की ब्लिंकिंग और स्लो हो जाती है। तो आपने नोट किया होगा आपकी आइज़ क्या हो जाती होंगी? ड्राई हो जाती होंगी। तो मैंने कहा ना, पलक झपकने से लेके, खाना खाने से लेके, सोने से लेके, जागने से लेके, पढ़ने से लेके, खेलने से लेके, हर चीज़ में आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की बदौलत सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ अपने लेक्चर्स को। आपने नोट किया होगा कि भी हम खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा खाना खा लिया, फ्रूट खा रहे हैं। अब जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारी बॉडी में HCl सीक्रेट होना शुरू होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुना होगा नाम इसका। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, खाना खाने के दौरान ज़्यादा सीक्रेट होता है, ज़्यादा बनता है। तो हम खाना खाने के बाद अगर फल खाएंगे तो वो जो HCl की सीक्रेशन हुआ है वो हमारे फल की फर्मेंटेशन फास्ट कर देगी। और फर्मेंटेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर में, फलों की, फ्रूट्स की फर्मेंटेशन से क्या होता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है।
तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का मतलब है आपके स्टमक में एसिडिटी का असर आएगा, आपको फुलनेस का फीलिंग आएगी, डकार आएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आप डकार के फॉर्म में बाहर निकल जा रही हो। तो हमें अगर लाइफ में केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातों की भी नॉलेज हो तो हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अपना फ़ायदा कर सकते हैं और अपने आप को किसी तरह के नुकसान से भी बचा सकते हैं। वो मैं जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको जनरल अवेयरनेस देता रहूँगा। और वही बात है, जब आप बीमार होते हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं, वो भी आपकी बॉडी में जाके क्या करती हैं? केमिकली रिएक्ट ही करती है ना मेरे बच्चे। तो केमिकल रिएक्शन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी टोटली डिफरेंट नेचर होती है एंड डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। मतलब ये टोटली डिफरेंट चीज़ ही प्रोड्यूस होती है। अब अच्छा कहते हैं डिफरेंट चीज़ का क्या मतलब है? देखो, हर सब्सटेंस की जैसे आपकी अपनी एक पहचान है, आपका नाम, आपका वजन, आपकी हाइट, ये आपकी पहचान, आपका स्किन कलर, ये आपकी पहचान है। ठीक है, ऐसे एक सब्सटेंस की पहचान क्या है? एक सब्सटेंस की उसकी पहचान होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी। डेंसिटी मैं पढ़ाऊंगा क्या होती है, अभी आप समझ, डेंसिटी का थोड़ा सा आइडिया तो होगा आपको, नहीं पता? मैं चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के बच्चे। तो जो भी चीज़ बनती है उसका टोटल डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसकी पहचान ही सारी अलग होती है। किससे? उस रिएक्टेंट से, जिस रिएक्टेंट से वो बना है। देखिए, आपको शायद 9th क्लास से ही एक्टिविटीज़ के थ्रू टॉपिक को एनसीईआरटी में पढ़ाने की कोशिश की गई होगी। अब ज़्यादातर बच्चों का रवैया ये होता है, उनको ये लगता है कि एक्टिविटी पढ़ने के लायक नहीं होती, एक्टिविटी सीखने के लायक नहीं होती, एक्टिविटी से कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम में। देखो, ये सोच हम लेके नहीं चलेंगे। एक्टिविटी से चाहे कोई सवाल ना आए, पर एक्टिविटी से सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है हम आपको आज की क्लास में प्रूव कर देंगे। देखो, एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्टिविटी में टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं और उसको कंडक्ट करने के बाद आप कुछ क्या लेते हैं? ऑब्जर्वेशंस। तो एक एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट करना एक पहलू है और उसकी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना दूसरा पहलू है। और ऑब्जर्वेशन जिसको हम देख रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कुछ सीखना, या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो यानी कि कुछ सीखना और सिखाना एक अलग पहलू है। तो हमने तीनों कड़ियों को जोड़ना है। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करना भी है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व भी करना है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उससे क्या सीखने को मिल रहा है। दिस इज नोन एज साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, कि आप एक साइंटिफिक एटीट्यूड के तहत किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, और कुछ सीखने के बाद कुछ सिखा भी रहे हैं। आप मेरे नज़रिए से मत देखिए, मैं टीचर में सिखा रहा हूँ। आपको जब कुछ सीखने को मिलती है चीज़, आप भी जीवन में उसको किसी ना किसी को सिखाते हैं, चाहे अपने छोटे भाई बहन को या अपने पेरेंट्स को जाकर जरूर बताते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी आती है हमारी, आपने लैब में बर्नर तो देखा ही होगा। आप बर्नर को जला दीजिए, फ्लेम ऑन कर दीजिए। बर्नर को फ्लेम ऑन करने के बाद आप एक रॉड लीजिए, उस रॉड के ऊपर मैग्नीशियम को रख दीजिए। देखो, मैग्नीशियम, अच्छा मैं सिंबल लिख सकता हूँ आप Mg, इतना तो आपको नॉलेज है ना बच्चों। आपने मैग्नीशियम जब लेना है तो उसको एक ध्यान रखना है। आपने सैंड पेपर देखा? सैंड पेपर देखा आपने? सैंड पेपर देखा बच्चों? जैसे जिसको दीवारों से रब करते हैं, किसी को रब करना हो, खुरदरा सा होता है, रफ सा होता है। आप मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब कर दो, ऐसे करके अच्छे से। बच्चा पूछता है सर ऐसा क्यों?
और एक आपने एक आदत डेवलप करनी है, अगर नहीं है तो कर लेना, क्यों पूछने की कि सर ऐसा क्यों। हमने मैग्नीशियम लेना, उसको अच्छे से रब करना है, अच्छे से सैंड पेपर से रब करना है। सवाल आता है ऐसा क्यों। होता क्या है, मैग्नीशियम जो है मेरे बच्चों, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करने वाला, जल्दी करने वाला। और हमारी एयर में ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हमारी एयर में N2 है, O2 है, CO2 है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? ऑक्सीजन, मतलब जल्दी रिएक्ट करने वाली। तो N2 और CO2 कहेंगे भैया हम तो नहीं कर सकते, O2 आएगी। तो हमारी एयर में MgO2 के साथ मिलके MgO बना देता है। यानी कि जो मैग्नीशियम मेरे लैब में पड़ा होगा ना, वो मैग्नीशियम होगा ही नहीं, वो मैग्नीशियम ही नहीं होगा। वो दरअसल मैग्नीशियम के ऊपर किसकी लेयर होगी? MgO की। ये MgO होगा, ये मैग्नीशियम मान लो, मेरे हाथ को क्या मान लो, MgO की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटेगी तभी तो क्या एक्सपोज होगा, तभी तो मैग्नीशियम एक्सपोज होगा मेरे बच्चे। तो हमने मैग्नीशियम को एक्सपोज करना है। अब बताओ MgO को कैसे हटाऊंगा? रब करके, सैंड पेपर से रब करके Mg एक्सपोज हो जाएगा, तभी तो Mg की रिएक्शन में बच्चों को सिखा पाऊंगा। तो Mg तो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको बड़ी चीज़ बताता हूँ। ये जो बोर्ड ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है एल्यूमिनियम की शीट, ये आपको बचपन से सिखाया गया होगा ये एल्यूमिनियम है, ये कहा हुआ है। आप शायद हैरान होंगे और ये बात सच है कि ये एल्यूमिनियम है ही नहीं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्योंकि मैग्नीशियम भी रिएक्टिव मेटल है, ठीक उसी तरह से एल्यूमिनियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो ये एल्यूमिनियम नहीं होगा, ये भी क्या होगा फिर? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्योंकि एयर के साथ मिलकर फटाफट क्या बना देगा? एयर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये भी क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम है ही नहीं मेरे बच्चे, एल्यूमिनियम तो इसके अंदर है। तो जो एल्यूमिनियम का डोर देख रहे हैं, एल्यूमिनियम की विंडो होती है, एल्यूमिनियम के आपके घर में बर्तन होंगे जिसमें चाय और दाल बनती होगी आपके घर में, वो एल्यूमिनियम नहीं है। वो बेसिकली किसकी लेयर है उसके ऊपर? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। एल्यूमिनियम तो उसके अंदर है। क्योंकि रिएक्टिव मेटल, अच्छा जो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो बच्चा कभी चुप हो सकता है? कभी नहीं चुप होगा। तो एल्यूमिनियम जो रिएक्टिव मेटल होगा कभी नहीं शांत बैठेगा, वो कहेगा मुझको रिएक्ट करवाओ, उसको रिएक्ट करने की चीज़ मिल जाएगी, फटाफट रिएक्ट करेगा। तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर व्हाई दिस मैग्नीशियम इज रब्ड विद सैंड पेपर। द आंसर इज because magnesium is highly reactive metal and it will react with oxygen to form a layer of magnesium oxide. So by rubbing magnesium oxide layer with sandpaper, pure magnesium is exposed. Is it clear? तो ये सवाल आ सकता है कि हमने इस मैग्नीशियम को रब्ड क्यों किया, ये सवाल आ सकता है। हाँ, हमने इस मैग्नीशियम को फ्लेम में ले गए। आप बताओ आसपास ऑक्सीजन तो होगी, बिना ऑक्सीजन के तो फ्लेम भी नहीं जल सकती। फ्लेम भी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही होगी। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपके घर में, आपने किचन में तो बहुत बार गए होंगे, गैस भी ऑन करते होंगे। गैस कौन से कलर की फ्लेम देती है? नीले रंग की, पीले रंग की? नीले रंग की, दोनों। मैं बताता हूँ, हाँ, ब्लू कलर की फ्लेम देती है, पर्पलिश टोन में चली जाती है वो। और जो कैंडल ऑन करते हो कौन से कलर की फ्लेम देती है वो? ब्लू कलर की, येलो कलर की? येलो कलर की। आपको मालूम है इसका अंतर क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो वो ब्लू कलर की फ्लेम में चलती है, और ब्लू कलर की फ्लेम में हीट ज़्यादा होती है और रोशनी, ल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसको, रोशनी कम होती है। तो आपके किचन की लाइट ऑफ हो और गैस ऑन हो, क्या उजाला हो जाएगा आपके किचन में? पर उसकी हीटिंग इफेक्ट होता है। और जो पीली रोशनी होती है ना, पीली रोशनी की ल्यूमिनेसेंस ज़्यादा होती है। आप कैंडल ऑन कर दो तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है, पर उसका हीटिंग इफेक्ट कम होता है, मतलब उसमें गर्माइश कम होती है। तो अगर आपके घर के सिलेंडर से निकलने वाली गैस पीले रंग की रोशनी दे रही है, पीले रंग की फ्लेम दे रही है, तो गैस को रिपेयर कराने की नौबत आ गई है, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन नहीं दे रही, वो हमें पीली रोशनी दे रही है। और हमें कौन सी रोशनी चाहिए, कौन सी फ्लेम चाहिए उससे? येलो या ब्लू?
ब्लू फ्लेम चाहिए, येलो से काम नहीं होगा। अब मैं एक क्यों बता रहा हूँ आपको, आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो अधिकतर लैब में बर्नर ख़राब होते हैं। जब लैब में बर्नर ख़राब होते हैं ना तो पीले रंग की रोशनी दे रहे होते हैं, और जब पीले रंग की रोशनी दे रहे होते हैं तो बच्चे से एक्सपेरिमेंट नहीं होता। बच्चा कहता है सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों को एक बेसिक बात नहीं पता कि हमने हीटिंग इफेक्ट येलो से नहीं ब्लू से करना है। तो आपके लैब में लैब अटेंडेंट होगा, उसको कहना वो ठीक कर देगा। नीचे नोब होती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं पूरी, ऑक्सीजन जब पूरी जाती है तो येलो की जगह ब्लू फ्लेम से वो बर्न होती है। तो हमें कौन सी फ्लेम में हीट करना है हमेशा? तो अगर 9th-10th में एक्सपेरिमेंट करोगे और अगर आपने 11th-12th में भी साइंस ली तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो इन 4 साल में याद रखना कि कभी भी लैब में येलो फ्लेम में हीट नहीं करना। हीट किस में करना है? ब्लू में। और अगर येलो आ रही है तो आपके लैब में लैब अटेंडेंट होंगे, उनको कहो वो उसको ब्लू करके देंगे। तो ये जो फ्लेम है वो कौन सी फ्लेम है मेरे बच्चे? दिस इज ब्लू फ्लेम। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, ल्यूमिनेसेंस कम, रोशनी कम होती है इसमें, रोशनी कम होती है, ल्यूमिनेसेंस कम होती है, चमक नहीं होती। तब बताई दिया लैब में, घर में अगर गैस हो तो रोशनी नहीं होती उससे। चलिए, आपने Mg को रिएक्ट करवाया, अब फ्लेम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कई रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है। बिना हीट के कुछ रिएक्शन रिएक्ट नहीं करते, कुछ बिना हीट के भी रिएक्ट कर जाती है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो MgO2 के साथ रिएक्ट करने लग गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? MgO में। अच्छा बच्चे, आपने 9th क्लास में वैलेंसी वाला छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, आपने छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा। आपको ये मालूम है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी? तो ऐसे करके आप करते होंगे शायद कुछ MgO, राइट? 9th में करते होंगे। तो MgO बन गया। आप एक पल के लिए फर्ज करो, मैं क्लास ले रहा हूँ या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं और वो उस दौरान शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, ऐसे पढ़ा रहा है। समझ में आ जाएगा कुछ? आप वर्ल्ड का बेहतरीन टीचर मिले हो, वो भी नहीं बता पाएगा कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक ऐसे एक रिएक्शन की भी जुबान होती है। अगर मैं बेजुबान हो जाऊं तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। ठीक ऐसे एक रिएक्शन की भी जुबान होती है, रिएक्शन भी कुछ बोलती है। और रिएक्शन 2 तरीके से बोलती है। रिएक्शन के बोलने का पहला तरीका होता है उसके अंदर मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट। अच्छा कहता है फिजिकल स्टेट मतलब मैग्नीशियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? सॉलिड। ऑक्सीजन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, MgO सॉलिड है। तो रिएक्शन को सबसे पहले आदत डालो उसकी फिजिकल स्टेट लिखने की। हमारे पास जब 11वीं 12वीं में बच्चे आते हैं उनको ये आदत ही नहीं होती। उनसे पूछो क्यों नहीं है, कहते हैं हमें 9th-10th में किसी ने जोर ही नहीं दिया इस बात पे। तो इस बात को अभी से सुधारो अगर आपने साइंस को आगे करियर में लेना है। नहीं भी लेना आगे साइंस को करियर में, कोई बात नहीं, ये 10th में आपके पढ़ाई का हिस्सा है। तो सबसे पहली आदत क्या होनी चाहिए बच्चे आपको? क्या लिखने की? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट। सेकंड, जो एक रिएक्शन की और जुबान को ऐड करती है उसकी बैलेंसिंग। एक रिएक्शन बिना बैलेंस के तो टोटली बेजुबान है। मतलब रिएक्शन की फिजिकल स्टेट आ जाए और उसकी बैलेंसिंग हो जाए तो रिएक्शन कुछ बोलने लगती है। और रिएक्शन बोलती हुई अच्छी लगती है, चुप होती नहीं। जैसे अगर मैं चुप हो जाऊँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता। रिएक्शन क्या बोलती है मैं बताऊंगा, पहले बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। O के कितने एटम है? 2। हमें एटम्स को बैलेंसिंग का मतलब है हमने दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, अगर लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम है तो राइट में भी मैग्नीशियम कहीं ना कहीं जरूर होगा। यहाँ ऑक्सीजन है तो उस फॉर्म में भी ऑक्सीजन एटम जरूर होगा। एटम की फॉर्म में किसी और फॉर्म में मौजूद होगा, ये ना सोचना एटम गायब भी हो जाएगा। ये आपकी NCERT के पीछे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या जो होता है वो जो नीचे वाली ऑप्शन में गलत है। तो ध्यान रखना, एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद होता है किसी और फॉर्म में। तो ये मत सोचना एटम ही गायब हो जाएगा, एटम का कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तो हमने Mg1 का Mg1 का O के 2 हैं, O के 2 हो गए, पर इसी बहाने Mg के 2 हो गए तो अब मैं Mg को भी 2 करते हैं। तो दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी नहीं बता रहा,
जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं जरूर बताऊंगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे जो फ्लेम थी, ये फ्लेम, दिस फ्लेम बिकम डेजलिंग फ्लेम। बच्चा कहता है डेजलिंग फ्लेम समझ नहीं आया सर, यानी कि इस फ्लेम में चमक आ जाती है। मैग्नीशियम को जैसे ही बंद करते हैं ना तो चमक प्रोड्यूस होती है, रोशनी सी प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज डेजलिंग फ्लेम इज ऑब्जर्व। दूसरी चीज जो मैंने देखी वो देखी कि वाइट पाउडर नीचे गिर गया। यहाँ पे मैंने चाइना डिश रखी हुई थी, यहाँ पे वाइट पाउडर गिर गया। वाइट पाउडर किसका रहा होगा, गैस कर सकते हो? तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो एक रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या सीखते हैं वो बात की बात है। अब मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में लेड नाइट्रेट लिया। अब फिर वही बात है, बच्चा कहता है सर लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट NO3। अब इनकी वैलेंसी की बात बताओ। लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। अगर नहीं याद है ना तो याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? क्योंकि NCERT के बैक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसमें लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है उसमें। तो यानी कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि बच्चे को लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए। उसे लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है शब्दों के रूप में, तो फिर कैसे करोगे? तो उसको करने का बड़ा सिंपल तरीका, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1। नहीं याद है तो आज याद कर लो। आज ऐसे लिखते हैं NO3 1 माइनस लिखते हैं ऐसे। तो इसको एक्सचेंज करके क्या बन जाएगा लेड नाइट्रेट, बताओ? Pb, दिस इज लेड नाइट्रेट। हमने इस लेड नाइट्रेट में डाला पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। अब बच्चा कहता है पोटेशियम आयोडाइड, के की वैलेंसी याद है? नहीं याद है, थोड़ा भूल रहे हो आप। वैलेंसी नहीं निकालते थे 9th में? ठीक, 9th में कैसे करते थे वैलेंसी? नहीं वैलेंसी कैसे निकालते थे? के की वैलेंसी 1 होती है, कैसे पता चलता? हाँ, ऐसा इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। 19 को कैसे लिखते थे? 2 8 8 1। तो 1 इसकी वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। याद आया कुछ या याद कराऊं? याद आया बच्चे आपको? एक काम करना, 1 to 20 ना एटॉमिक नंबर में नेक्स्ट क्लास में ना याद करके आना। मैं एक बार थोड़ा सा आपको वैलेंसी 2 मिनट में निकालना सिखा दूंगा। बच्चों का काम है तो मैं सिखा दूंगा आपको, भूल गए हो तो। नेक्स्ट क्लास में ना एटॉमिक नंबर याद करके आना। वैलेंसी मैं आपको विदिन 5 मिनट सिखा दूंगा। ओरली आपको सिखा दूंगा सर के 1 होती है सर, इसका 19 नंबर है 2 8 8 1। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन की भी वैलेंसी 1 होती है। अब बच्चे को ना इसका एटॉमिक नंबर नहीं याद होता, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। हमारे पास केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, मैं आपको आधी टेबल याद करवा दूंगा, और वो भी मजे मजे में, बातों बातों में। आपको फील ही नहीं होगा सर याद होगी हमारे को। जिनके भाई बहन पढ़े उनको याद होगी, उनसे पूछना जरा क्या सर ने पीरियोडिक टेबल याद कराई थी? याद करा देता हूँ, चिंता मत करना। और जिसको टेबल याद होगी ना उसको वैलेंसी तो ऐसी याद हो जाती है। गिव मी सम टाइम, ठीक है? टेबल याद कराने का समय दो, पर उससे पहले आप नेक्स्ट क्लास में क्या याद करके आएंगे? एटॉमिक नंबर 1 से 20। देखो जो छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होता ना ढंग से, उसको भी सुधार लो। ये तो फिर ये भी चीज़ ख़राब हो जाएगी पुरानी की वजह से, और ये ख़राब हो जाएगी तो फिर नई चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? Ki। हमने Ki डाला लेड नाइट्रेट, लैब में कर सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन। जैसे मैंने इसको डाला, मैंने देखा बीकर में नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। अब येलो कलर का प्रेसिपिटेट मैं बताता हूँ कैसे, किस कलर का येलो होता है। दिखाई बच्ची, ये रजिस्टर दिखा अपना। अब ये येलो देख रहे हैं, ये वाला येलो, इस येलो कलर में प्रेसिपिटेट मिलता है जो इस रिएक्शन में मिलता है, ठीक है ना बच्चे? इस येलो में थोड़ा सा चमक होती है, उस ब्राइटनेस होती है। हाँ, तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला। अब रिएक्शन को देखते हैं क्या हुआ होगा रिएक्शन में। क्या लिया हमने? लेड नाइट्रेट, उसके ऊपर क्या डाला? ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड। अब Pb पकड़ेगा I को, प्लस माइनस को पकड़ता बच्चे, राइट? अब बताना Pb और I का फॉर्मूला क्या होगा? Pb की वैलेंसी 2 है, I की वैलेंसी 1 है, तो Pb 1 I
तो PbI2 बन गया, नहीं बन गया मेरे बच्चे? और क्या बनेगा? K। अच्छा, K और NO3 का कंपाउंड क्या होगा, गैस करो। K की वैलेंसी 1 और NO3 की वैलेंसी 1, KNO3। और एक बात और, NO3 को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, बिना ब्रैकेट के मत लिखना। जो आयन कई सारे एटम से मिलकर, आयन समझते हैं जिन प्लस माइनस हो, जो आयन कई सारे एटम से मिलकर बनते हैं ना, उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे CO3 ये कार्बोनेट आयन है, तो आप आज के बाद कार्बोनेट को यूं नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। ठीक है, हमेशा आदत डालना है। ये देखो ना, 4 एटम से मिलकर बने, 3 और 1 4। ठीक है बच्चे? अच्छा, इसकी वैलेंसी समझ में आ गई कितनी है? तो चलो, अब K और NO3 का कंपाउंड क्या बनेगा? दोनों की वैलेंसी बने, KNO3 बन गया। अब PbI2 जो होता है, ये येलो कलर का होता है। आपने ध्यान दिया मैंने एरो कैसा बनाया? डाउनवर्ड एरो। जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ना, नीचे सेटल हो, प्रेसिपिटेट समझ लो, जो नीचे सेटल हो जाए सॉलिड फॉर्म में। जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, हम उसको किस फॉर्म में दिखाएंगे? एरो से। मैंने कहा ना, रिएक्शन में कुछ चीज़ों को भर दोगे ना, रिएक्शन की ज़ुबान आ जाएगी और रिएक्शन कुछ बोलने लगेगी। अब देखते समझोगे रिएक्शन क्या कह रही है। अब रिएक्शन क्या कह रही है, ये देखते क्या लग रहा है? प्रेसिपिटेट। तो अगर मैं यहाँ पे PPT नहीं भी लिखूंगा ना, तो ये एरो ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। और ये KNO3 कहाँ गया? ये सॉल्यूशन में, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में आ गया। तो हमने इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया? मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया? येलो PPT बस ऑब्जर्व। हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी। ऑब्वियस हम इस बीकर को अपने हाथ से पकड़ के बैठे होंगे, ऐसे पकड़ा होगा कोई ना कुछ, तो या टेस्टिव होगा तो टेस्टिव कोई बाहर से पकड़ा होगा। ये बीकर थोड़ा सा गर्म हो गया। ये एक बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। किसी भी चीज़ का गर्म होना या ठंडा होना, इसका मतलब वहाँ पर या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट रिलीज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और मेरे बच्चे, बिलीव मी, इस संसार में जितनी रिएक्शंस है ना, बिना टेम्परेचर चेंज के कुछ नहीं होता। हर केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज तो होगा ही होगा। मतलब हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं, सब में क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर चेंज, पक्की बात है। हमारी सराउंडिंग में जितनी रिएक्शंस हो रही है, क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर चेंज, पक्की बात है। अब केमिकल रिएक्शन को बात छोड़ो, नदियों से पानी भी इवेपोरेट होता है ना, तो भी टेम्परेचर चेंज होता है। मेरा अगर पसीना सूखेगा ना, तो भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा ठंडा लगता है ना जब पसीना सूखता है। तो 9th में था तो सही क्वेश्चन, जब पसीना सूखता है तो ठंडा ठंडा क्यों लगता है? हीट को लेके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपकी बॉडी की हीट कंटेंट कम कर देता है। तो ठंडा उसमें भी लगता है ना मेरे बच्चे। तो टेम्परेचर चेंज तो हर केमिकल चेंज में होगा ही होगा। इवन जब पहाड़ों में बर्फ़ भी पिघलती है, वो भी टेम्परेचर चेंज की उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है। हर चेंज में टेम्परेचर चेंज होगा। तो हमने देखा कि एक तो येलो PPT बना, दूसरी चीज़ क्या देखी हमने? सॉल्यूशन क्या हो गया? गर्म हो गया। ये भी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। अब इनसे क्या सीखते हैं मैं बात करूंगा। हम एक थर्ड एक्टिविटी और कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा सर इससे क्या सीख रहे हैं हम। आप एक फनल लें, फ्लास्क लें, उस फ्लास्क में भर दें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लैब में देखा है आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कभी? आप 2 साल लैब में नहीं गए हो तो क्या मैं पूछूं आपसे? पहले देखा था। पर इससे थोड़ा ध्यान से काम करना, ये बड़ा खतरनाक केमिकल है। गिर जाए तो छाले पड़ जाएंगे। कंसनट्रेटेड हो तो उसको दूर से नमस्ते कर देना, पास में जाना उसको। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक खतरनाक होता है। मैं डाइल्यूट ले रहा हूँ, राइट? डाइल्यूट इतना खतरनाक नहीं होता, पर ये भी नुकसान कर सकता है आपकी स्किन को, आइज़ को। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऊपर से डाल दो जिंक के पीसीस डाल दो और इसको कर दो यहाँ से बंद। बंद करने का तरीका होता है रबर कॉर्क होती है एक रबड़ की, उसको ऐसे फिट कर दो ऊपर से। उस रबर कॉर्क में छेद होता है, उस छेद से एक पाइप निकाल दो। ये पाइप है, ग्लास ट्यूब है। लो जी, हमने रबर कॉर्क लिया, ऊपर से पाइप डाल दिया, ग्लास ट्यूब,
और जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने का मौका दिया, थोड़ा सा शेक घुमा दो इसको, थोड़ा सा, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। मैंने कहा ना हर रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा किसी को थोड़ी बहुत, तो स्टार्टिंग में चाहिए होती है, पर बाद में जो मर्जी करे वो। लो जी, हमने क्या देखा? हमने देखा इसके अंदर जिंक सल्फेट बन गया। अब अच्छा कहता है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा? आओ, जिंक की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी होती है 2। सल्फेट को 2 माइनस लिखते थे ऐसे। अब तो फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? जिंक सल्फेट, ये देखो Zn1SO4 ऐसे लिख दो अब, ठीक है राइट। और ये जिंक तो जिंक सल्फेट से मिलकर क्या छोड़ दिया उसने? हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो गई। ये रहा रबर कॉर्क, ये रहा पाइप, यहाँ से पाइप से बाहर क्या निकल रही है? देखो बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो भी चीज़ बनती है ना उसकी एक अपनी ही खूबियाँ होती हैं। दो अलग अलग चीज़ों की खूबियाँ सेम नहीं हो सकती। आप बताओ क्या दो इंसानों की सेम प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? मैं कहता हूँ दो जुड़वा भाई भी होंगे, दो जुड़वा बहनें भी होंगी, उनकी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। तो हर सब्सटेंस की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उसकी पहचान होती है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। अब हाइड्रोजन की क्या पहचान है? मैं कैसे पता लगाऊंगा कि हाइड्रोजन गैस आ रही है? हाइड्रोजन गैस जब जलती है ना तो पटाखे से बजते हैं, पट 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 ऐसे आवाज़ आती है, पॉप साउंड कहते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिटमस स्टिक या कैंडल या फ्लेम कुछ भी ले आओ, इसको उसके पास ले जाओ, जैसे ही इसको लगाओगे तो इट विल बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड आती, जैसे जैसे पॉपकॉर्न जलाते हो, पॉपकॉर्न बनाते हो तो साउंड नहीं आती पॉपकॉर्न की, ठीक है ऐसी साउंड आती है इसकी। तो जब पॉप साउंड आएगी तो मुझको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या रिलीज हो रही है? तो यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई, ये ऑब्जर्व करा मैंने। तो यानी कि इसकी रिएक्शन क्या रही होगी? जिंक, बताओ जिंक की फॉर्म क्या होती है? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड। मैंने कहा ना ये आदत डालेंगे 10th में ही, 9th में डालनी चाहिए थी कि एक रिएक्शन की क्या लिखनी जरूरी है, फिजिकल स्टेट, और दूसरी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? बैलेंसिंग। शाबाश, मैंने कहा ना फिजिकल स्टेट और बैलेंसिंग। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट, ये लिक्विड है, पानी में घोला होता है, जब पानी में घोलते हैं उसको एक्वस लिखते हैं, AQ। ये क्या बना देगा? ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? ZnSO4। और ये क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन। और ये एरो, अब ये एरो क्या बताता है बच्चों? गैस। तो जिसको अपवर्ड एरो लिख दें वो गैस, जिसको डाउनवर्ड एरो लिख दें वो प्रेसिपिटेट। बहुत बढ़िया। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने उनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चैप्टर में आएगा आगे, वेट कर लो, अभी नहीं, जब आएगा तो मैं बताऊंगा दोबारा से। हाँ देखो, ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने थोड़ा सा सिखाऊं, बैलेंसिंग सिखाता हूँ आपको। देखते हैं, देखो आप देखो, लेड एक है, लेड एक है, आई एक है, यहाँ 2 है। नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट कितने हैं यहाँ पर? 2 नाइट्रेट हैं। और यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं? 1। आप इसको O मत गिनो, सीधा नाइट्रेट की फॉर्म में गिनो। नाइट्रेट को बैलेंस कर देंगे तो NO अपने बैलेंस हो जाएंगे। आओ अब बताओ, यहाँ पे PbI2 आई कितने? 2। तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं मेरे बच्चों? 2 लगा दूँ। अब इस चक्कर में K को कितना कर दिया मैंने, तो इसको भी 2 लगाओ। और NO3 2 है ही है, NO3 2 है ही, हो गया बैलेंस। बच्चे ने पहले ही बोल दिया, हो गया बैलेंस, बैलेंसिंग हो गई। हाँ हाँ, आप जब मैथमेटिक्स में करते हो मेरे बच्चे, अगर ये ऐसे होगा तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये एक्स वाई भी होगा तब भी ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैंने 2 कर दिया तो K भी 2 हो गए और नाइट्रेट भी 2 हो गए। आप इसको N और O मत पढ़ना, आप इसको पूरा क्या पढ़ना? नाइट्रेट, कि नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 2। N अलग करोगे, O अलग करोगे, अरे देखा जाए नाइट्रेट बैलेंस तो N और O तो वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने इन रिएक्शंस में क्या सीखा, और मैं आपको बताता हूँ क्या सीखा। आपको नोट नहीं करना, नोट्स आपके पास हैं बच्चे। जिसके पास नोट्स नहीं है, अगर मान लो मेरे वीडियो लेक्चर देख रहा है तो मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9811232145 पर। आपको मैं नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा।
और आप क्लास के बाद मुझको भी जाके एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। नोट्स खोगे तो पीडीएफ आपके पास रहेगी, ठीक है। हाँ, जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, इस दौरान मैं क्या ले रहा हूँ, आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन में सबसे अहम चीज़ मैंने क्या देखी, सब अब सारे एग्जाम्पल को सोच के बताओ। मैंने देखा कि किसी न किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही थी, स्टेट चेंज हो रही थी ना किसी में। जिंक सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, उधर क्या प्रोड्यूस हो गई थी, गैस, यानी कि सॉलिड लिक्विड से क्या बन रही थी, वहां पर स्टेट चेंज हो रही थी। दूसरा बच्ची ने बोला चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो तो हर रिएक्शन में होगा, मैंने आपको बता दिया। तो अगर मान लो कोई एक्टिविटी दी हो और आपसे पूछा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो लिख ही देना कि चेंज ऑफ टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व, क्योंकि बिना टेम्परेचर चेंज के तो रिएक्शन हो। आप जब खाना खाते हो तो आपकी बॉडी आपको फील होती है वार्म हो रही है, थोड़ी महसूस होती है बॉडी वार्म हो रही है, यानी कि उस दौरान आपकी बॉडी क्या रिलीज कर रही है, हीट। हीट के रिलीज करने से आपकी बॉडी वार्म हो रही है, गर्म हो रही है थोड़ी सी। और डाइजेशन इसलिए नेचर ने स्लो बनाया है, नेचर ने डाइजेशन फास्ट नहीं बनाया। समझ में आया, कुछ दिमाग लगाया क्यों फास्ट क्यों नहीं बनाया। अगर डाइजेशन फास्ट होता तो हीट भी फास्ट रिलीज होती, हीट फास्ट रिलीज होती तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी एकदम से राइज होता, वो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती उस केस में। तो अच्छी बात है, नेचर ने डाइजेशन को क्या बनाया, स्लो बनाया, मॉडरेट बनाया, बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है, ठीक है बच्चे। अच्छा, और क्या ऑब्जर्व किया आपने इस दौरान, चेंज ऑफ कलर, हाँ कलर भी चेंज हुआ। क्यों, सेकंड हमने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें लेड आयोडाइड का कलर क्या था, येलो। और यदि बुक का कलर दिखाया वही लेड आयोडाइड, आप दिमाग में बिठा लेना। अगर साइंस ली 11वीं 12वीं में तो लेड आयोडाइड दिख जाएगा, याद आ जाएगा। विमल सर ने हमें एक साल पहले बता दिया लेड आयोडाइड कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि येलो भी कई तरह के होते हैं। और बच्ची ने भी टी शर्ट डाली येलो कलर के, पर ऐसा लेड आयोडाइड नहीं होता। देखिए, और हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्यों, किसी एक में प्रेसिपिटेट नहीं आया था। और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। कैन यू राइट दिस 5 पैरामीटर्स। और हमने 3 एक्सपेरिमेंट में देखा है। फिर मैं आपसे बात कर रहा था कि एक केमिकल रिएक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उसके लिए, बैलेंसिंग। फिर सवाल आता है सर बैलेंसिंग क्यों, कि हम एक रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। देखो, फिजिकल स्टेट की तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, और आदत डालना, इसी बहाने ना आपको ये याद हो जाएगा कि ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। और अगर किसी चीज़ को पानी में घोला हुआ है तो उसके आगे क्या लगाना है, लिक्विड नहीं लगाना है, उसके आगे एक्वस, एक क्यू लगाना है। ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश, एक्वस लगाना। अभी हमने एमजीओ की रिएक्शन को बैलेंस किया, अभी किया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। H2O2 gives water, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप, बड़ी सिंपल बैलेंसिंग है। पर इसके अंदर मैंने गलती करी, अब ढूंढो गलती क्या करी मैंने। H2O ही होता है, मैंने इनकी क्या नहीं लिखी, बैलेंसिंग तो कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट। ये आपने आदत डालनी है। और कभी किसी दिन मैं ना लिखूँ तो मुझे भी टोकना है, सर फिजिकल स्टेट कहाँ लिखे सर। H2 गैस होती है, बॉन्ड्स विद पॉप्सॉन। O2 सपोर्टर ऑफ कंबशन, इन्हें इसके कंबशन नहीं हो सकता, हम सांस ले सकते, जी नहीं सकते, रेस्पायर नहीं कर सकते। वाटर लिक्विड, लेट्स बैलेंस नाउ। H2 O2, O तो 1 है, O2। और एक और चीज़ बताऊँ, जब भी बैलेंस करो ना तो जो अकेला होता है उसको बाद में निपटाओ, अकेले को बाद में निपटाओ। अकेले को निपटाना आसान होता है। कभी किसी का झगड़ा हो जाता है, क्या कहता है, तो अकेले मिलियो तो को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अकेले को निपटाना आसान होता है। तो बैलेंसिंग में भी आप किसको बाद में निपटाओ, इसको बाद में निपटाना, जो अकेला। अभी और भी आएगा ये O2, इसको जो अकेला हो ना, ये अकेला, इसको सबसे लास्ट में निपटा देंगे, आसान होता है इसको निपटाना।
अब बताओ इस चक्कर में O कितने हो गए? 2 है, पर इस चक्कर में H कितने हो गए? 2 to the 4। लो जी, H भी बैलेंस हो गया। तो जैसे N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। अगर आप कभी ये इस मथुरा हाईवे पे जाएंगे ना, तो दिल्ली से जो जाएंगे तो राइट साइड पे बहुत बड़ा प्लांट आता है, उस प्लांट में ये अमोनिया बनती है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होती है। एक देश की फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर प्रोसेस। आज से 8-9 साल पहले उस प्लांट में ना धमाका हो गया था, ये गैस लीक हो गई थी, कई लोग मर गए थे। आपने कभी अमोनिया को स्मेल किया? कभी नहीं किया? किया है। आप झूठ बोल रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो या आपको पता ही नहीं। मैं भी बताऊंगा ना आपको कि हाँ सर फील तो किया है सर, हमें नहीं पता था ये अमोनिया है। मैंने कहा ना, हमारे जीवन में हमारे आसपास हर समय रिएक्शन चल रही है, हमें पता ही नहीं है रिएक्शन चल रही है। आप कभी ऐसे वॉशरूम में गए हो जहाँ बहुत बदबू आती है? ऐसा तो नहीं हो सकता आप नहीं गए हो, हिंदुस्तान में रहते हो। कभी स्कूल में, कभी घर में, या कभी किसी के घर में, या कभी पब्लिक टॉयलेट में बैड स्मेल ऑफ यूरिन आती है? आती है। दैट इज ए स्मेल ऑफ अमोनिया। जो आपको बदबू आती है ना यूरिनल से, जो अनक्लीन यूरिनल्स होते हैं, या पब्लिक टॉयलेट्स, या कभी स्कूल के, या कभी घर में ही, तो दैट इज ए स्मेल ऑफ अमोनिया। होता क्या बच्चे, जब हमारी बॉडी से यूरिन निकलता है, हमारी बॉडी से जब यूरिन निकलता है तो उसमें ये कंपाउंड होता है NH2CONH2। इसका नाम है यूरिया। यूरिया से यूरिन शब्द बना है। और जब ये यूरिया हमारी टॉयलेट में या किसी जगह पर पानी से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाना शुरू कर देता है? अमोनिया। यानी कि अगर यूरिन की एग्जिट ना हो वहाँ से, और वहीं पड़ा रहे, या ज़मीन पे पड़ा रहे, या उसकी सफाई ना करे कोई, तो दैट यूरिया विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू, एंड दैट विल प्रोड्यूस अ बैड स्मेल, एंड दैट इज नोन एज बैड स्मेल ऑफ अमोनिया। अब ये मत कहना सर हमने कभी अमोनिया की स्मेल को फील ही नहीं किया। किया नहीं किया फील? वो अमोनिया की स्मेल होती है। हाँ, वो इरिटेटिंग होती है, नो डाउट। वो हाई कंसंट्रेशन पर हार्मफुल भी होती है। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा? इस अमोनिया के प्लांट में एक्सीडेंट हुआ, कई लोग मर गए। यानी कि अमोनिया हाई लेवल पर, हाई कंसंट्रेशन पर क्या हो सकती है? हार्मफुल, डेडली भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, और हुई भी थी उस प्लांट में। उस प्लांट से दूर दूर तक अमोनिया की स्मेल फैल गई थी। तो सोचो लोगों को कितनी गंदी बदबू आई होगी आसपास से। ये 2 तरह की स्मेल हैं जो आपको केमिस्ट्री में तंग करेंगी। एक तो अमोनिया की फील होगी। एक और फील कराऊं? आपने कभी कूड़े में से स्मेल फील की है? कूड़े में से क्या स्मेल आती है? नहीं करी? ऐसा मत बोलना सर हमें नहीं पता, ऐसे तो हमने कभी कूड़ा देखा ही नहीं सर। अरे भाई, तू कभी कहीं जा रहा हो, कूड़े की वैन जा रही होती है, ट्रक जा रहा होता है, तो बुरी हालत हो जाती है। जानते हो किसकी स्मेल होती है? दैट इज अ स्मेल ऑफ H2S। H2S की स्मेल होती है। तो आपके घर में कभी कोई कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कूड़े वाला नहीं आता है, तो एक बदबू सी आती है ना, तो दैट इज स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। केमिस्ट्री में ना आपको ऐसे कह देंगे टीचर, यू विल फील द स्मेल ऑफ H2S। बच्चे को पता नहीं H2S की स्मेल कैसे होती है, और सारा दिन घर में सूंघता ही। यू विल फील, फाइल में लिखवा देंगे, यू विल फील द स्मेल ऑफ अमोनिया। बच्चे को पता ही नहीं स्मेल ऑफ अमोनिया क्या होती है, वैसे सारा दिन घर में स्कूल में सूंघता ही। बस हमें कई चीज़ों का ना पता नहीं होता। पता चलने के बाद चीज़ों का स्वरूप बदलता है, सोचने का रूप बदलता है बच्चे। देख लिया? तो 2 बड़ी डिफरेंट स्मेल है केमिस्ट्री में जो आपको तंग करेंगे। आज मैंने आपको फील करवा दिया कैसे होती हैं। एक बैड स्मेल ऑफ H2S एंड बैड स्मेल ऑफ अमोनिया। कभी कोई कूड़े की वैन जा रही हो ना, सब ऐसे हाथ रख लेते हैं, वो किसकी स्मेल है? H2S की। हाईली इरिटेटिंग स्मेल होती है। आप कभी बाईपास के पे जाएंगे, वो कूड़े का ढेर मिलेगा वहाँ, ये तो फ्री में मिलती है वहाँ पे, कभी भी जाके ले आओ। हाँ जी, इसको बैलेंस करते हैं। N2 गैस, H2 गैस, अमोनिया इज आल्सो गैस। इज इट क्लियर? जस्ट बैलेंस। N2 N1
क्या करूँ? H6 हो गए, और इसको अकेले को निपटाना आसान है मेरे लिए। तो लो जी, नाउ क्वेश्चन कम्स वाई, ये देखो बच्चे, इसका आगे 3 लगा दिया तो 3 to the 6, 3 to the 6, n का 1 into 2 2, n का 2 था ही था। तो आपने दोनों तरफ एटम को बैलेंस देखना है कि भैया ये n 2 है, ये भी n 2 हो गया, ये H6 है, ये भी H6 हो गया। यानी कि हमारे लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट द क्वेश्चन कम्स व्हाई दिस इज नीड ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन। हमें बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ताकि एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है, 9th में पढ़ा था, 9th में, ये लॉ ये कहता है कि इस संसार में कोई भी चेंज हो, चाहे फिजिकल चाहे केमिकल, जो भी चीज़ किसी में भी कन्वर्ट होगी, मास नहीं चेंज होगा। मतलब ये R है, ये P है, तो अगर ये 10 ग्राम है तो 10 ग्राम P बनेगा। अगर ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम आइस मेल्ट होगी तो 100 ग्राम पानी बनेगा, नहीं बनेगा? 100 ग्राम आइसक्रीम मेल्ट होगी तो 100 ग्राम लिक्विड फॉर्म बनेगी, नहीं बनेगी उसकी? मास तो कंजर्व्ड है, मास थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पर आप जानते हैं, आपकी एक नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ जगहों पर फेल हो जाता है। और जानते हो कौन सी रिएक्शन? कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊँ, 5 सेकेंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ फेल होता है? नहीं आया जवाब, मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन में फेल हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है बच्चे। न्यूक्लियर रिएक्शन में पता क्या होता है? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं? तो कुछ मास रिएक्टेंट का होता है, कुछ मास प्रोडक्ट का होता है। तो प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट अगर 10 ग्राम का है तो प्रोडक्ट कितने ग्राम का बन रहा है? 9.923126 ग्राम। तो बताओ प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से ज़्यादा कम है? जानते हो मास कहाँ गया? दैट मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टीन इक्वेशन। सदी का महान साइंटिस्ट जिसने इक्वेशन दी, दैट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, दैट बिकम्स एनर्जी। और एनर्जी रिलीज होती है। आपको मालूम है न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? एक शहर, एक देश बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है न्यूक्लियर अटैक से। वो एनर्जी कहाँ से आई? दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द चेंज इन द मास। दैट मास चेंज कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। ये कई जगह फेल होता है। और कौन सी जगह फेल होता है कोई पूछ ले तो बच्चे? और ये न्यूक्लियर रिएक्शन इंसान ने सीख ली तो तबाही मचा दी। आप पता है हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ? आपको पता है रूस आजकल क्या धमकी दे रहा है? देश का देश, शहर का शहर बर्बाद हो सकता है। और आप जानते हैं, हैरान होंगे पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर रिएक्शन ही है जिससे जीवन बना है। वो है सन में न्यूक्लियर रिएक्शन ही चल रही है जिसकी वजह से लाइफ है हमारी, चाहे हमारे प्लेनेट पे चाहे कहीं पे भी हो। तो एक तो नेचर ने न्यूक्लियर रिएक्शन बनाई जिससे जीवन आया, और एक इंसान ने न्यूक्लियर रिएक्शन बना दी जिससे जीवन बर्बाद तो छोड़ो, जनरेशन बर्बाद हो जाती है। क्यों होती हैं? आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी नहीं। चलिए, अब हमें बैलेंस क्यों करना है उसकी वजह बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपल रिएक्शन के माध्यम से बताता हूँ बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है। H2O2 वाटर, ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? आओ इनके मास देखते हैं। H का, अच्छा आपको एटॉमिक मास आते हैं? भूल गए हो? थोड़े थोड़े आते हैं? तो लो आपको थोड़ा सा और होमवर्क देता हूँ। आप अगली क्लास में एटॉमिक नंबर भी याद करके आओगे 1 to 20, और एटॉमिक मास भी याद करके आओगे 1 to 20। छोटा सा काम, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, चलो हो जाना चाहिए। अच्छा, H का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास भी 1 होता है। तो 1 into 2 2, लो जी 2। O का नंबर 8 होता है, मास इसका 16 होता है। 16 into 2, H का मास 1, 1 into 2 2, O का 16, तो 2 + 16। आप आना जरा, मास सेम लग रहा है आपको? 32 + 2 कितना होता है? 34। क्या 34 18 के इक्वल है? मास चेंज हो गया? मास चेंज हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने इसको बैलेंस किया, ऊपर सिखाया था, दोबारा नहीं सिखा रहा। तो 2 into 2 क्या हो गया? 2 into 2
4, ये तो सेम है, 32 का 32 रहा। ये 18 इंटू 2 हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना होता है? अब 36 और इसको जोड़ो, 4 प्लस 32 कितना होता है? तो 36 इज इक्वल टू 36। मास सेम रहा, डिफरेंट हो गया? तो मास इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग से मास क्या हो जाता है? दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। तो इज इट क्लियर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन? आंसर इज रिटन इन नोट्स, यू कैन रीड। नोट राइट नाउ, घर जाके पढ़ना उसको। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसको बिना बैलेंसिंग के करते हैं। आ जाओ, एटॉमिक मास रिवाइज हो जाएगा ना इसी चक्कर में, इसलिए करा रहा हूँ। एन का नंबर 7, मास 14, 14 इंटू 2 मास 1, नंबर भी 1 होता है इसका, 1 इंटू 2 एन 14, 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 प्लस 14, आपको लग रहा है मास इक्वल है? 30 इज इक्वल टू 17। मास कहाँ गया? अगर ये मास इतना चेंज हो जाए ना तो भाई तबाही बच जाएगी धरती में। तो इतना मास, मैंने कहा ना डेसिमल में मास चेंज होता है तो शहर उड़ जाता है। डेसिमल में मास चेंज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। डेसिमल में, न्यूक्लियर रिएक्शन में 1-2 ग्राम मास चेंज नहीं होता। कितने ग्राम चेंज होता है? 0.0325। इतने से शहर बर्बाद, देश बर्बाद, आगे आने वाली 100 पीढ़ियाँ बर्बाद। मतलब 100 पीढ़ियाँ बर्बाद मतलब कितने साल बर्बाद हो गए, कोई इलाज ही नहीं है उसका। फिर आओ बैलेंस करते हैं। फिर बैलेंस से क्या होगा? बैलेंसिंग ये थी ना, ये थी। अब बैलेंसिंग करते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? अब ये 6, 2 इंटू 17 क्या हो जाएगा? ये आना जरा, 28 प्लस 6 कितना होता है? इजिकल टू क्या हो गया? तो मास इज इक्वल, इट मीन मास इज, so by balancing which law of chemical reaction is followed? Law of conservation. So is now clear why there is a need of balancing a chemical reaction? Because by balancing the reaction, total mass of the reactant and product becomes equal. And by balancing a chemical reaction, we means that number of atom in the reactant side must be equal to number of atom of that type or same type to the product side. Same होने चाहिए। जब नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएंगे तो उनका मास भी क्या हो जाएगा? जब मास सेम हो जाएगा तो कौन सा लॉ फॉलोड हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर से करके लाएंगे। आज ये बेटा आपको पेज नंबर 4 पे आना है। ये छोटा सा होमवर्क है। पेज नंबर 4 पे ये कुछ रिएक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट पेज पे भी, पेज नंबर 5 पर आ जाइए। ये रिएक्शन है 3 4 5 6 7 8 9। ये रिएक्शन आप बैलेंस करके आएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे भी सारी बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चंस नहीं होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डाउट्स के फॉर्म में, ठीक है। अभी आपने पेज नंबर 7 के डाउट्स नहीं करने, पेज नंबर 7 छोड़ देना, ये मैं करवाऊंगा आपको। कर सकते हो तो कर लेना, इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती आपने सारे कर लिए। पर मैं नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 6 तक आपके डाउट्स लूँगा, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है जी। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।